तमाम 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कामयाबी का सारा दारोमदार इस बात पर है कि इन गोल्स को कैसे जमीनी सतह पर लागू किया जा सके और ये काम बेहतरीन गवर्नेंस से होगा, जिसे गुड गवर्नेंस भी कहा जाता है। लिहाजा आप ये समझ लें कि गुड गवर्नेंस का गोल सबसे अहम है और इस पर सबसे ज्यादा तवज्जो यानी फोकस रहना चाहिए। जी देखिए, गुड गवर्नेंस की जहाँ तक बात है, गुड गवर्नेंस में हम सबसे पहले ग्राम पंचायत करते हैं। ग्राम पंचायत और वार्ड पंचायत दोनों में जो लोग काम सजेस्ट करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, पंचायत हल्के की डेवलपमेंट के लिए, उन कामों को हम हतमी शक्ल देते हैं। उन कामों का फिर जब हम शुरू करते हैं तो उसको CIB बोर्ड लगाते हैं, वो सिटीजन्स इंफॉर्मेशन बोर्ड या नरेगा बोर्ड भी बोल सकते हैं, जिसमें लोग आके देखते हैं कि ये काम कौन सा था जो ग्राम सभा या वार्ड सभा में लिखा था वही काम हो रहा है, इसमें अमाउंट कितना है, इसमें क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या है। तो एक ट्रांसपेरेंसी रहती है सब में और एक अच्छा काम होता है डेवलपमेंट के लिए। गुड गवर्नेंस की वजह से मुख्तलिफ प्रोग्रामों और स्कीमों को चलाने में काफ़ी बढ़ोतरी आई है। MIS एप्लीकेशन या पोर्टल पहले से ही ग्राम पंचायत सतह पर लागू किए गए हैं, जिससे फ्लैगशिप प्रोग्रामों की मॉनिटरिंग में मदद मिली है। मुल्क भर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मिनिस्ट्री ने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया और ग्राम मानचित्र शुरू किए हैं। ई-ग्राम स्वराज और ग्राम मानचित्र का मकसद प्लानिंग, प्रोग्रेस और रिपोर्टिंग के काम में ट्रांसपेरेंसी लाना है। इस कुल से हमें दो फायदे हुए हैं। एक तो पानी जो है वो हमारी जमीनों के लिए आ रहा है, दूसरा जो रास्ता, जो मेन चीज चलने के लिए। पहले क्या होता था कि इससे पहले जब ये कुल थी नहीं, जब ये ड्रेन थी नहीं, इरिगेशन सिस्टम हमारा था नहीं, तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आती थी हमारी जमीनों को इधर इरिगेट करने में, पानी लगाने में। हमने भी समझो 8-9 साल पहले सोच लिया था कि हम इसको ये कल्टीवेशन ना करें, पैडी की कल्टीवेशन ना करें, तो क्योंकि पानी का सोर्स था नहीं, पानी हमें मिलता नहीं था, इरिगेशन फैसिलिटी थी नहीं। लेकिन जब से ये ड्रेन बनी तो हमारा मसला जो है ये हल हो गया है। लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स मांगने का हक है और गुड गवर्नेंस का फोकस भी इसी पर है, यानी आउटकम से ज्यादा आउटपुट पर बात की जाए। मतलब ये कि फिगर्स के बजाय ये देखा जाए कि लोकल लेवल पर क्या काम हुआ है। काम नहीं होएगा, गरीब कहाँ बचेगा। गुड गवर्नेंस की तरफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो स्टेप्स लिए गए हैं वो तारीफ़ के काबिल हैं। पिछले 3 सालों में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना, गवर्नेंस को डोर स्टेप्स तक लेके जाना, बैक टू विलेज जैसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाना, ग्राम पंचायत लेवल के सारे डेवलपमेंट प्लान्स ग्राम पंचायत लेवल पे अप्रूव होना और उनका इम्प्लीमेंटेशन होना, पंचायती राज ग्रांट सीधे पंचायत के लेवल से ही इम्प्लीमेंटेशन होना, सारे के सारे वर्क्स टेंडर के जरिए एग्जीक्यूट होना, जिससे गांव के हर युवा को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर मुहैया कराए जा सकें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की डिफरेंट स्कीम्स को गांव-गांव तक लेके जाना, और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे पंचायत लेवल की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जा सके। गुड गवर्नेंस के 8 इंडिकेटर्स हैं। इन इंडिकेटर्स को हम कंसेंसस ओरिएंटेड यानी सिस्टम समाज के बेहतरीन मफाद में हो, पार्टिसिपेटरी यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों की शिरकत हो, हर शख्स कानून के सामने अकाउंटेबल हो, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, हर काम पूरी मेहनत से नतीजा खेज हो, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव यानी फैसला साजी में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों और किसी के साथ नाइंसाफी ना होने पाए, अकाउंटेबल यानी काम की जवाबदेही हो, ट्रांसपेरेंट यानी हर काम साफ व शफाफ तरीके से हो, रिस्पॉन्सिव यानी एक टाइम फ्रेम में जवाब मिले। लेकिन इससे भी अहम वो 5 चीजें हैं जिन्हें हम 5 Ts के नाम से जानते हैं। इन 5 Ts को लागू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने भी जोर दिया है। ये 5 Ts ट्रांसफॉर्मेशन, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रांसपेरेंसी हैं। अगर हम टीम वर्क की बात करें तो जब कई लोग एक साथ अच्छे तालमेल से काम करते हैं तो इसे टीम वर्क कहा जाता है। इससे न सिर्फ काम अच्छा होता है बल्कि एक दूसरे के साथ आइडियाज यानी विचार भी शेयर होते हैं और काम के लिए एक अच्छा माहौल पैदा होता है।
मीन्स कि अगर गांव में कुछ भी काम हो, जैसे गलियों का, सड़कों का, या फिर और काम, जैसे कि ये तालाब बन रहा है, इस तरह से हम अपना मीन्स जो कि ऐसे बेकार टाइम है वो हम इसमें लगाकर अपने लिए पैसे भी इकट्ठा कर सकते हैं और हमारा टाइम भी निकल जाता है। हम अपनी बहुत सी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं इससे। इसी तरह से जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे मुल्क ने साइंस और टेक्नोलॉजी का तेजी से इस्तेमाल किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ये बात मुमकिन हो पाई है कि सरकार की तरफ से जारी होने वाला कोई भी फैसला या पॉलिसी पूरे मुल्क में कम से कम वक्त में इम्प्लीमेंट हो जाए। टेक्नोलॉजी की ही मदद से कई किस्म की पब्लिक सर्विसेज यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जॉब कार्ड वगैरह सीधे लोगों तक पहुंच पाए हैं। तीसरा टी यानी टाइमलाइन गुड गवर्नेंस का एक अहम हिस्सा है। इससे न केवल टाइम पर बल्कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने में मदद होती है और काम करने वालों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इसी तरह से ट्रांसपेरेंसी सरकार की वो जिम्मेदारी है जिसका मकसद प्रोग्रामों, स्कीमों और पॉलिसियों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लोगों से शेयर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी मुलाजिम खुलेआम काम करेंगे और लोगों को सरकार की पॉलिसियों के बारे में सारी जानकारी हासिल करने का मौका देंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से ट्रांसपेरेंसी को मजबूती मिली है। आखिरी टी ट्रांसफॉर्मेशन, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलाइन का फॉलोअप है। इससे आप तब्दीलियां होते देखते हैं। इन 5 टीज को उड़ीसा सरकार ने कामयाबी से चलाया है, जबकि कर्नाटक सरकार ने भी इसे पंचायतों में शुरू कर दिया है। हमारी यूटी की भी ये कोशिश है कि हम गुड गवर्नेंस को इसी तरह से अपनाएं जैसी मिसाल केरला में कायम हुई है। इसके अलावा 4 ईज भी गुड गवर्नेंस का हिस्सा है। नंबर 1 एथिक्स यानी सरकार या सरकारी कर्मचारियों की तवज्जो लोगों की सेवाएं देने पर हों। एथिक्स यानी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम किया जाए। नंबर 3 इक्विटी यानी किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो और कमजोर तबकों पर ज्यादा तवज्जो दी जाए। नंबर 4 एफिशिएंसी यानी बगैर किसी रुकावट के तेज और एफिशिएंट सर्विसेज डिलीवरी हो। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, टैक्स लेने के लिए जीएसटी की शुरुआत, डिजिटल इंडिया गुड गवर्नेंस की मिसालें हैं। जम्मू कश्मीर में भी गुड गवर्नेंस इसकी उम्दा मिसाल है, जिसके तहत लगभग 170 सेवाओं को ऑनलाइन रखा गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि लोग कैसे गुड गवर्नेंस के प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। लोग सरकार से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उन्हें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आरटीआई लगाने की भी जरूरत नहीं, बल्कि वो सरकारी वेबसाइटों से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो सरकार को अच्छी चीजों के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। अगर लोग सर्विस डिलीवरी से खुश नहीं हैं, तो वो उसमें बेहतरी की राय भी दे सकते हैं। वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं, जिसके लिए ग्राम सभा हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। लोग फीडबैक, रिपोर्ट कार्ड और सोशल ऑडिट के जरिए सरकार को अकाउंटेबल बना सकते हैं। इसमें हम महात्मा गांधी नरेगा की मिसाल ले सकते हैं, जिसमें कामों का सोशल ऑडिट होता है और हर काम का सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड या सिटीजन चार्टर बोर्ड लगाया जाता है। जम्मू कश्मीर में हर काम का नाम प्रोग्राम भी इसीलिए चलाया जा रहा है। हमारी पंचायतों में बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान भी ये कैंपेन चलाई गई। यहाँ ये समझ लें कि जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं, वहाँ गुड गवर्नेंस नहीं। सिविल सर्वेंट आवाम के सामने जवाबदेह है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का रोल गुड गवर्नेंस को लागू करने में बेहद अहम है, लेकिन गुड गवर्नेंस का ख्वाब तभी पूरा होगा जब इस प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे, क्योंकि जमीनी सतह पर लोगों को सेवाएं देने की जिम्मेदारी पंचायत की है। इसीलिए इसकी कामयाबी के लिए गुड गवर्नेंस पर जोर देना जरूरी है। हर एक अपनी पीआरआईज को, जो मेरे साथी हैं, भाई है, उनको ये सजेस्ट करूंगा कि हर पंचायत में, अपने पंचायत में आप ग्राम सभा और वार्ड सभा ज़रूर करिए। उसमें जो लोग आपको काम बता देते हैं वही काम आप रखिए। जब काम शुरू करोगे आप भी CIB लगाओ वहाँ पे, नरेगा बोर्ड जिसमें सारी डिटेल होनी चाहिए, ताकि सारे गाँव के लोग, पंचायत हल्के के लोग जाके वो देखें
कि कौन सा काम है जो हमने दिया वही काम है, और साथ में इसमें कितना पैसा लग रहा है और इसमें क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या है। ओपन रहें लोगों के साथ भी, हर एक के साथ, तो वही गुड गवर्नेंस होती है।